नमस्ते भारत। चिराग पटेल बाम्बू फार्मिंग की ओर से, किसान पाठशाला की ओर से आज फिर से अपने बाम्बू फार्म के अंदर में आए हुए हैं। आज मित्र आए हुए हैं, साथ में परिचय लेते हैं उनका। नमस्ते। नमस्ते सर। जी, एक छोटा सा परिचय आपका दीजिएगा। जी, मेरा नाम नवीन शर्मा है। जी। मैं चूरू से आया हूँ। चूरू राजस्थान। चूरू राजस्थान से। जी। और प्रोफेशनल क्या है आपका? खेती ही करते हैं, क्या करते जी हैं? नहीं, मैं खेती नहीं करता हूँ। जी। बाम्बू को देख के काफ़ी इंटरेस्ट हुआ तो मैं खेती की तरफ जाना चाहता हूँ। जी। बाम्बू लगाना चाहता हूँ। कितने एकड़ में लगाना चाहते हैं? 10 एकड़ में लगाना चाहता हूँ सर। अच्छा, 10 एकड़ के अंदर में आप लगाना चाहते हैं। जी सर। ठीक है, आइए तो थोड़ा समझते हैं आपके थ्रू भी, आपके ज़रिए लोगों को भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें और किस हिसाब से होती है। जैसे ये वैरायटी है टुल्डा, सॉरी बल्कुआ वैरायटी जी सर। जो अपन देख रहे हैं। ये बल्कुआ वैरायटी के अंदर में अंदर से ठोस आता है, बांस जो है वो ठोस आता है अंदर से, और इसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि ये बल्कुआ है। जो ये पत्ता जो लगा हुआ है, जी जी। ये शेप जो है इसका, ये बल्कुआ का शेप रहता है। ये जो शेप है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, क्या है और किस टाइप का है। ये बल्कुआ का है। ठीक है। बल्कुआ के अंदर में क्या रहता है, साइड ब्रांचेस जो है ना, ये थिकनेस वाली साइड ब्रांचेस आती है। आप देख सकते हो ये जो साइड ब्रांच आई हुई है वो कितना मोटा आया हुआ है। और ये अभी हुआ है सिर्फ 22 से 23 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साढ़े 23 महीना हुआ होगा। और इसके अंदर में बल्कुआ के अंदर में बायोमास बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन ये सिर्फ टिश्यू कल्चर बेस है। तो इसके अंदर में हम एज डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये कितना लाइफ चलेगा। जो मदर एज जो है जिसमें से ये टिश्यू बनाया होगा, वो एज को बाद करने के बाद ये चलता है। और कई जगह पर यदि आपके पास में पानी की कमी है, गर्मी ज़्यादा है, तो टिश्यू कल्चर को वहाँ सेट होने में थोड़ा दिक्कत रहता है। तो वहाँ पर वो प्रीमेच्योर फ्लावरिंग दे देता है, या जितना चाहिए उतना टनेज जो है वो देने में सक्षम नहीं रहता। वैसे ही एक सिर्फ लूज पॉइंट ये रहेगा कि बल्कुआ कभी भी हम लगाते हैं तो उसमें ये साइड ब्रांच ज़्यादा होने के कारण इसमें से जब निकालना है, हार्वेस्टिंग करना है, तो हम हार्वेस्टिंग का चार्ज वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ता है हम लोगों को। वहाँ पे इजीली निकल नहीं सकता। और यदि हम 3 जनरेशन, दादा, बच्चा, पौत्र, उसके हिसाब से जो हम 3 लेयर में फार्मिंग करते हैं और एक एक करके उसको निकालना है, तो उसमें भी वो एक एक करके निकालने वाली चीज़ें बहुत कठिन हो जाती हैं। उसी के सामने सीड बेस के अंदर में वैरायटी मिलती है टुल्डा। जैसे ये टुल्डा वैरायटी है, ये टुल्डा वैरायटी भी जो है वो सेम एज का है, एक साथ में ही लगाया हुआ है। और यदि वो आप टुल्डा वैरायटी लगाते हो तो इसके अंदर में साइड ब्रांचेस कम आती है। आप देख सकते हैं नीचे से पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ऊपर उतना ही साइड ब्रांच आता है और पतला साइड ब्रांच आता है जो उसको खुराक बनाने के लिए ज़रूरी है, उतनी मात्रा का वो कंप्लीट कर सके। बहुत ज़्यादा इसमें साइड ब्रांच आता नहीं है। और अभी जो अपन ने देखा, वैसे ही अगर टुल्डा को देखना है कि क्या वो टुल्डा ही है, तो उसको हम देख सकते हैं इसके हिसाब से। ये इसका, ये टुल्डा जो है, ये टुल्डा का जो है इस तरह से इस तरीके का वो जो है ऊपर का स्किन जो रहेगा उसका, ये स्किन निकलेगा। और जिसमें स्किन चिपका हुआ है उसका मतलब ये इस साल का पौधा है, इस साल के अंदर में जो है ये हुआ था। तो कई जगह पर टिश्यू कल्चर का टुल्डा, कई जगह पर सीड का टुल्डा, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ये ऊपर का चोंच इसका सिर्फ मुड़ गया है, लेकिन ये सीधा, हाँ इस तरीके का वो सीधा रहेगा चोंच। ये वैरायटी है टुल्डा की, जो सेकेंड वैरायटी थी। और सीड बेस का अगर आप टुल्डा लेते हैं और तो टुल्डा के अंदर में भी 3 प्रजाति आती है। एक तो बिल्कुल पतली पतली जो है वो टुल्डा निकलती है, एक टुल्डा निकलती है जो इस तरीके से मोटा और स्ट्रेट जाता है, जिसमें साइड ब्रांच कम रहता है। और एक टुल्डा आता है जो जंगली टुल्डा है, वो जैसे अपन ने अभी बल्कुआ देखा उस टाइप का ही साइड ब्रांच के साथ में निकलने वाला टुल्डा भी है। तो अगर टुल्डा सीड बेस भी लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा वैरायटी ले रहे हो। बायोमास के पर्पज से ले रहे हो तो वो अलग वैरायटी रहेगा। यदि आप स्ट्रेट वाला वैरायटी लेते हो तो वो हार्वेस्टिंग करने में इजी रहेगा और वो मल्टीटास्किंग रहेगा, जो सेलिंग में आपको इजी रहे। आइए वैसे ही ये तीसरा वैरायटी दिखाते हैं। तो वो जो हमने देखा उसमें और इसमें थोड़ा सा हाथ लगा के देखो तो समझ में आएगा। ये अंदर से जो है ठोस है, ये जो आवाज़ कर रही है ये ठोस आवाज़ हो रही है। ये पका हुआ बांस है अंदर से जो है। आप ये भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
ये पूरा जो है ये ठोस रहेगा। हाँ, कटिंग जहाँ पर भी हुआ है, हाँ यस, ये चीज़ जो है, जी ये जैसे पोल दिख रहा है, जी ये पोल आपका जो है वो धीरे धीरे भरेगा, एक साथ में नहीं भरेगा। जैसे मोटा होता जाएगा वैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे कोई भी बांस हो उसको मैच्योरिटी के लिए 36 मंथ चाहिए, 36 महीने चाहिए। वो 36 महीने में वो पूरा जो है वो भर देगा। पहले वो सिर्फ कोल बनाएगा, बाहर का हिस्सा बनाएगा, फिर धीरे 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 वो भरते 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 आगे बढ़ता जाएगा। सिमिलरली टुल्डा में भी वही रहेगा, लेकिन टुल्डा में होलन पोल जो है वो वाली सिस्टम है। तो अगर एक दो टुल्डा भी कहीं टूटा हुआ है तो दिखाता हूँ आपको। हमने वैसे अनमेच्योर का भी कटिंग भी किया हुआ है। ये देखिए, आइए, ये टुल्डा है। अगर ये मोटा रहा तो इसका मतलब समझना है कि ये होलन पोल के हिसाब से ही होगा, थिकनेस बढ़ाता जाएगा, बाहर की स्ट्रेंथ जो है उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो ये तीसरी वैरायटी थी अपनी। और वैसे ही इसके आगे जो है वो है कटंगा। आइए, ये जो वैरायटी है कटंगा है। इसके अंदर में जो है वो साइड ब्रांच के अंदर में थोड़े थोड़े कांटे आते हैं। आगे भी दिखाता हूँ आपको कोई चीज़। नहीं, ये जो है कटंगा पीछे की तरफ में लगाया हुआ है, इसके पीछे की तरफ में। ये वो बलकुआ जो आगे था ना, ये सेम वही है। बलकुआ में ये थोड़ा सा ये भी रहता है, बेंडिंग वगैरह जो है वो आता रहता है, टेढ़े हो जाते हैं। और ये सूट की थिकनेस देखिए, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी सूट की थिकनेस बढ़ती जाएगी। पहले पतला आता है, फिर मोटा आता है, फिर मोटा आता है, फिर मोटा आता है। वो जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा। ये इस साल के नए आए हैं जी। धूप नहीं है यहाँ पे। है नहीं, धूप के साथ उसको कोई लेन देन नहीं है जी, क्योंकि वो नया जो ऊपर पत्तियां पड़ी हुई है, वो पत्तियां खुद तो अपना काम कर रही है। वो तो धूप से खुराक बना रही है, वो खुराक नीचे जा रहा है, गर्भाशय के अंदर में नया बच्चा पैदा हो रहा है। और वो बच्चा अपने हिसाब से जैसे जैसे समय आता है वो ताकत के हिसाब से बाहर निकालता देता है। पानी जहाँ कितना मिलेगा उसके हिसाब से वहाँ पर वो चीज़ें चेंज होती रहती है। बाकी बताइए, आपको कोई क्वेश्चन हो तो चीज़ों को लेकर या दूसरी कुछ उसको लेकर। ये यहाँ पर जो दिया जाता है जी सर, वो पानी दिया जाता है। पहले ड्रिप से देते थे, फिर फ्लड पानी देना चालू किया, और उसके बाद में जीवामृत है, अमृत जल है, डाइजेस्टर बैग का कार्बन का जो पानी है, वो सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर दिया जाता है। यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का कोई इस्तेमाल किया नहीं गया है, ना यूरिया, ना डीएपी, नथिंग, कोई चीज़ नहीं। और आप अगर गौर से देखोगे इसको तो ये खुद की जो कैनोपी निकालता है, वो कैनोपी का एक सिस्टम है। नीचे जब छोटा होगा तब यहाँ पर थोड़ी कैनोपी होगी, उसके बाद में आज ये 4 फुट तक कैनोपी नहीं है, उसके बाद कैनोपी चालू हुई, फिर 2.5-3 फीट पे कैनोपी आई, उसके बाद फिर कैनोपी नहीं है, फिर ऊपर कैनोपी आई। ये वो स्ट्रक्चर है। उसी स्ट्रक्चर से अब जो नया सूट इसमें आएगा बारिश के सीजन में, वो सूट सीधा इससे मोटा रहेगा। देखिए, आज दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, अपन एक हाथ से अगर लेते हैं इसको तो ये एक हाथ में आ जाए, वैसा ये सूट अभी आया है। अभी बारिश का सीजन में जो आएगा वो इससे भी मोटा आएगा और इससे ऊपर जाएगा। इसी इसमें 2 लाइन अपने को दिख रही है। छोटी लाइन यहाँ तक आकर ये पूरी हो गई, इसके ऊपर लाइन नहीं है। तो अब इसके बाद जो निकला वो उससे भी सीधा जो है वो 1.5 गुना निकला और ऊपर तक वो चला गया। वैसे ये बढ़ता है। ये सिस्टम है। सीड बेस लगाए तो पूरा हम लाइफ टाइम तक उसको आगे ले जा सकते हैं। दूसरा, इसको जब ज़रूरत है वो पानी की है, वो कंटिन्यूस हम रखें, ड्रिप से दे चाहे फ्लड से दे, वो उतना महत्व का नहीं है। जिसमें भी आप दे सके वो आप दे सकते हैं। और तीसरा, यदि ये ग्रोथ पे नहीं जाता है, कहीं पे आके अटक जाता है, तब हमें ध्यान रखना ये पड़ेगा कि क्या ज़मीन के अंदर में न्यूट्रिशन की कमी है, या तो न्यूट्रिशन भरा हुआ है लेकिन उसको अपस्टेक करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो नहीं है। तो अपने को या तो बैक्टीरिया नहीं है तो बैक्टीरिया देना रहेगा, यदि डायरेक्ट मटेरियल चाहिए तो मटेरियल देना रहेगा। क्योंकि हम कर रहे हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, तो जिसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो पौधों के लिए ज़रूरी है वो हम समय समय पे करें।
जैसे शुरुआत में आप लगाओगे जी और खपतवार रहेगी तो खपतवार इसके ऊपर नहीं हो जानी चाहिए हाइट में। खपतवार नीचे नीचे हो और ये हाइट में ऊपर है तो उसके बाद नीचे खपतवार है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खपतवार खुद जो है वो 2.5-3 फीट 4 फीट की हो जाती है और पौधे हम बारिश के सीजन में लगाए तो पौधे छोटे ही रहे तो खपतवार निकालना पड़ेगा पहली बारिश के अंदर में कंपल्सरली। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी बाम्बू फार्मिंग चिराग किसान करके जो चैनल है उसके अंदर में और किसान पाठशाला करके जो चैनल है उसके अंदर में फार्मिंग रिलेटेड हमने ये सारी चीज़ें जो है वो दी हुई है। किसान पाठशाला में भी है और उसमें भी है। आप उस चीज़ को अलग अलग तरीके से देख सकते हो, किस तरीके से प्लांटेशन करना, खड्डा कितना करना और हार्वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा, मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा। अगर साइड ब्रांचेस वगैरह आपने कोई पौधा लगाया हुआ है तो उसको ट्रिमिंग या कटिंग करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो क्यों करना है, बीच में से आप कुछ जैसे प्रोडक्शन वाली चीज़ करते हो तो आपको करना है। जैसे जयेश भाई ने यहाँ पर जो है वो मिट्टी बनाना चालू कर दिया है, अमृत मिट्टी। तो यही पत्तियों का जो है वो मिश्रण करके 140 दिन में कंपोस्ट करके अमृत मिट्टी बना रहे हैं। तो वो अमृत मिट्टी जो बन गई तो उसके लिए उनको बीच में जाने आने के लिए जगह चाहिए तो वो फिर कटिंग कर लेते हैं कि मेरे को। दूरी क्या होगी सर? ये जो हमने लगाया हुआ था ये एक्चुअल में 10x5 पे लगाया हुआ था। अच्छा, ये 5 है? हाँ ये 5 है। 10x5 के अंदर में 10x6 सॉरी 10x6 में लगाया हुआ था। एक्चुअल में ये बीच में भी रो थी जो आप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर हमने वो वैरायटी लगाई थी जो बहुत धीरे धीरे चलने वाली थी। तो हम उतना धीरज नहीं रख पाए कि उस वैरायटी को हम रखें। हमने ये समझ लिया अपने मन से कि ये वैरायटी जो है वो नहीं चल पाएगी यहाँ पे। तो हमने स्पेस की ज़रूरत थी तो हमने वो पूरी चीज़ को निकाल दी। हर एक जगह पे हर एक स्पीसीज हो जाए वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टाइम के हिसाब से 48 महीने में जो अपने को ग्रो दे सके वही वैरायटी अपने यहाँ चल पाती है। तो इसमें सीड बेस्ड टुल्ला जो है चलेगा यहाँ पे। जी जी, राजस्थान में भी चलेगा क्योंकि राजस्थान भी वही सेम एटमॉस्फेयर गुजरात के हिसाब से ही है। गर्मी पे बहुत गर्मी ज़्यादा है। ठंड पे सिर्फ राजस्थान में गुजरात से थोड़ा तकलीफ रहेगा कि ठंड में वहाँ पर पौधे बढ़ेंगे नहीं। वो एक जगह पे जो आके अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। और आपको सिर्फ विंटर सीजन में ही ऐसा रखना पड़ेगा कि पानी अगर बन सके तो आप रात को दो, ताकि वो ठंड जो है उसमें पानी आएगा तो वो गर्मी जो है गर्माहट उसको वो मिल पाएगा। पाले का असर नहीं पड़ेगा। जी जी जी। इसी तरीके से आप सभी को भी कहूँगा कि बांस और बांस की खेती को समझने के लिए, जैसे भैया खुद दूसरे क्षेत्र से थे लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए वो ग्रीनरी बनाने के लिए और अपनी खेत जो था जो ऐसे ही बेरर पड़ा हुआ था उसके अंदर में कभी कुछ था होता था कुछ नहीं होता था, तो ये सभी चीज़ों को अपने आप में एकत्रित करके बांस की खेती के पीछे जा रहे हैं। तो आप भी आगे बढ़िए। आपके आसपास में कोई पर्सन भी ऐसा है जो बांस और बांस को समझना चाहता है तो कभी भी मोरबी आ सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।